Hello everyone, welcome back to the lecture series. So if you are preparing for any competitive exam or any degree course or even in 10+2, this course will definitely help you. इसके लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टिसेस को। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन के अलावा भी देयर आर सम मेजर्स जो फर्दर डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से एक है मोमेंट. So basically these are a set of statistical parameters which are used to describe the different characteristics and feature of a frequency distribution. So basically four moments are commonly used, जिसमें से फर्स्ट है मीन जो सेंट्रल वैल्यू या लोकेशन को डिस्क्राइब करता है. सेकंड इज वेरिएंस जो डिस्पर्जन को डिस्क्राइब करता है. ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. थर्ड आता है स्क्यूनेस एंड फोर्थ आता है कर्टिसेस. सो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मोमेंट है दैट इज मीन, वो आपका लोकेशन को डिस्क्राइब करता है. सेकेंड मोमेंट है वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कितना आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड है, मींस फैला हुआ है फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड, उसको एक्सप्लेन करता है. थर्ड है स्क्यूनेस जो सिमेट्री को एक्सप्लेन करता है, मेजर करता है. सिमेट्री आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर रेफरेंस लेकर देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसके रेफरेंस में ये कितना सिमेट्रिक है. एंड फोर्थ है कर्टिसेस, वो मेजर करता है पीकनेस को एंड कितना टेल्स जो उसकी है वो कितना हैवी है या फ्लैट है. सो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मोमेंट्स आर देयर. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज थ्री. सो फर्स्ट है मोमेंट अबाउट एनी आर्बिटरी पॉइंट, जहां मैंने इसको ए लिया है, कहीं आप कुछ नोट्स में कैपिटल ए भी देख सकते हैं. सो द rth मोमेंट ऑफ अ वेरिएबल x अबाउट एनी आर्बिटरी पॉइंट दैट इज a ऑन द ऑब्जर्वेशंस जो मैंने यहाँ पर x1 से लेके xn लिए हैं इज डिफाइंड एज, अनग्रुप डेटा के लिए है. सो पॉपुलेशन मोमेंट होगा म्यू आर एंड इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए जो हमारा आर्बिटरी पॉइंट है टू द पावर आर अपॉन कैपिटल एन. और अगर हम सैंपल मोमेंट की बात करें तो वो होगा रिप्रेजेंट होगा हमारा स्मॉल m से एंड फॉर्मूला विल बी सेम, बस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैपिटल n की जगह वहां पर हो जाएंगे स्मॉल n. ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा, फॉर्मूला विल बी सेम, वहां पर फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी. तो पॉपुलेशन मोमेंट आपका हो जाएगा म्यू आर इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एक्स आई माइनस ए टू द पावर r अपॉन समेशन ऑफ f, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका एडिशन और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस हो जाएगा. सेम इन केस ऑफ सैंपल मोमेंट. तो यहाँ आप देखेंगे कि ग्रुप डेटा के केस में दोनों का फॉर्मूला सेम है. सो नेक्स्ट है मोमेंट अबाउट ओरिजिन. सो इस केस में ओरिजिन मींस आपका आर्बिटरी पॉइंट ए का वैल्यू हो जाएगा 0, जिसे हम रॉ मोमेंट भी बोलते हैं. अनग्रुप डेटा के लिए rth पॉपुलेशन मोमेंट अबाउट 0 विल बी म्यू आर डैश इज इक्वल टू एक्स आई टू द पावर r अपॉन n एंड सैंपल मोमेंट विल बी सेम, बस डिनोमिनेटर में वैल्यू चेंज हो जाएगा. ग्रुप डेटा के लिए rth पॉपुलेशन मोमेंट अबाउट 0 विल बी म्यू आर डैश समेशन ऑफ f इंटू एक्स आई टू द पावर r अपॉन समेशन ऑफ f, और आप देखेंगे कि सैंपल मोमेंट भी यहाँ पर सेम रहेगा. सो वी कैन जस्ट फाइंड द रॉ मोमेंट जस्ट बाय रिप्लेसिंग r विथ 1, तो वो आपका फर्स्ट मोमेंट हो जाएगा, फर्स्ट रॉ मोमेंट हो जाएगा. सेकेंड रॉ मोमेंट जस्ट बाय रिप्लेसिंग r विथ 2 एंड सो ऑन. r इज इक्वल टू 0 के लिए आप देखेंगे कि मोमेंट जो म्यू 0 डैश होगा उसकी वैल्यू आएगी 1 फॉर बोथ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा के लिए, क्योंकि जब आप वैल्यू फॉर्मूले में r इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे सो वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा. नेक्स्ट आते हैं मोमेंट अबाउट मीन के लिए. सो मोमेंट अबाउट मीन्स आर कॉल्ड और नोन एज सेंट्रल मोमेंट्स. सो अनग्रुप डेटा के लिए rth पॉपुलेशन मोमेंट अबाउट मीन इज म्यू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू टू द पावर r अपॉन n. तो जो वहां पर आर्बिटरी पॉइंट a है हमने उसे रिप्लेस कर दिया है अपने मीन से. तो पॉपुलेशन के केस में वो है म्यू एंड सैंपल के केस में जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से. सिमिलरली इन केस ऑफ ग्रुप डेटा पॉपुलेशन मोमेंट आपका हो जाएगा सेम रहेगा जो आपका अनग्रुप में था, बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस हो जाएंगी. So यहाँ पे हम we can find out the central moment by replacing r with 1 and second moment by replacing r with 2 and so on, and r0 के केस में mu 0 आपका होगा 1 for both ungrouped and group data के लिए.
तो फर्स्ट 4 पॉपुलेशन मोमेंट जो जनरली जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, तो दीज आर द फॉर्मूला। जस्ट सिंपली आई रिप्लेस आर की वैल्यू 1 किया तो आपका μ1 आ गया, 2 किया तो μ2 हो गया, और फॉर्मूला हो गया x माइनस म्यू टू द पावर होल स्क्वायर अपॉन n। सिमिलरली फॉर 3 and 4 के लिए you can calculate the population moment. Next come to the relationship between central and raw moments. तो moment about mean और any arbitrary point को हम represent करते हैं म्यू r से, and moment about origin को represent करते हैं म्यू r dash, जिसे हम raw moment भी बोलते हैं। तो जीरो जब हम रिप्लेस करते हैं r को जीरो से, तो ऑफकोर्स वो चाहे रॉ हो या सेंट्रल, उन दोनों के लिए पॉपुलेशन हो या सैंपल, रॉ या सेंट्रल दोनों के लिए 1 आता है। जब रिप्लेस करते हैं r को 1 से, तो μ1 आपका आता है 0। μ2 के केस में फॉर्मूला विल बी लाइक दिस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, आप याद भी कर सकते हैं और आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। सिंपली वैसे लर्न करना इस केस में इजी रहता है, सो डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यूज और फाइंड आउट योर आंसर। सो यहाँ तक था सेंट्रल और रॉ मोमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं स्क्यूनेस पे। सो स्क्यूनेस रेफर्स टू लैक ऑफ सिमेट्री और डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। लाइक जो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रेफरेंस लेकर चलते हैं तो उससे कितना असिमेट्रिक है वो आप होता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। सो it indicate the difference between the manner in which the observations are distributed in a particular or given distribution compared with the नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उन दोनों में कितना डिफरेंस है वो आपका होता है मेजर ऑफ सिमेट्री में कितना डिफरेंस है वो होगा आपका मेजर ऑफ स्क्यूनेस। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यूनेस गेन्स इंपॉर्टेंस from the fact that statistical theory is often based upon the assumption of the normal distribution। तो of course वहाँ पे normal distribution जब reference होता है तो उस केस में ये skewness जो है इसका concept है वो काफ़ी important हो जाता है। So for a symmetric distribution, mean, median and mode की value same होगी and the two tails of the distribution are equal in length from the mean। if right tail is longer than the left tail तो distribution आपका हो जाएगा positive skewness, and अगर left tail बड़ी होगी तो वो कहा जाएगा negative skewness। तो जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मीन, मीडियन एंड मोड है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है, वो वैल्यू तीनों की वैल्यू सेम है और उसके लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, टेल इज इक्वल। पॉजिटिव के केस में आपकी राइट टेल बड़ी है और नेगेटिव के केस में आपकी लेफ्ट टेल स्प्रेड है या फिर बड़ी है, लॉन्गर है। तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव के केस जनरली जो मीन की वैल्यू होती है, इफ मीन इज ग्रेटर देन मोड तो आपका स्क्यूनेस होता है पॉजिटिव। जो आप यहाँ देखेंगे कि मीन की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है मोड से। अभी आप कैसे समझेंगे कि जो मीडियन है उसको आप रेफरेंस पॉइंट लेके चलिए, जीरो पर लेके चलिए, तो जीरो से जब आप राइट हैंड साइड जाते हैं तो पॉजिटिव आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, और लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। तो पॉजिटिव के केस में आपका मीन हो गया बड़ा एंड नेगेटिव के केस में मीन की वैल्यू हो गई छोटी। क्यों? क्योंकि मीडियन से लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी और राइट जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ पे मीन की वैल्यू हो गई छोटी। और अगर मीन और मोड दोनों बराबर हैं तो देयर इज नो स्क्यूनेस, आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सो स्क्यूनेस इज मेजर्ड इन द फॉलोइंग वेज। सो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसको दो तरीके से अगर फॉर्मूले को लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन जो आपको क्वेश्चन दिया है। अगर मोड की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको मीडियन के रेफरेंस में कुछ वैल्यू दी हुई है तो आप ये फॉर्मूला 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन फ्रॉम +3 to -3। नेक्स्ट है आपका बॉलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस। बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस तो ये आपका क्वार्टाइल्स के बेसिस पर फॉर्मूला देता है एंड इसका जो वैल्यू है वो +1 से -1 तक रहता है। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स, तो वो β1 और γ1 जिन्हें हम बोलते हैं। सो हेयर आर द फॉर्मूलाज फॉर दीज टू, जिसे आप फॉर्मूला आपको जनरली लर्न करके रखना है, आपको वैल्यूज दी होंगी और फॉर्मूले में डालनी है। नेक्स्ट है कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिन्होंने परसेंटाइल और डेसाइल्स के बेस पर फॉर्मूला दिया था। सो दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड ऑन परसेंटाइल्स एंड दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड ऑन डेसाइल्स। आप देखेंगे सिमिलरिटी है फॉर्मूला में, अगर एक आपको ध्यान रहेगा तो बस आपको पी को रिप्लेस करना है डी से या डी को रिप्लेस करना है पी से। एंड कैलीज
एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी इन्होंने दिया था, जो आप देखेंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो न्यूमरेटर है वही सेम है, बस डिनोमिनेटर नहीं है यहाँ पर। एंड जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है प्रैक्टिकली ये यूज नहीं होता है। तो अगर आप इंपॉर्टेंस वाइज देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, जिस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस न्यूमेरिकल काफ़ी आता है और उसमें कंफ्यूजन भी काफ़ी होता है। तो हम डिस्कस करेंगे ये फॉर्मूले को न्यूमेरिकल के साथ। सो नेक्स्ट कम टू द मोमेंट रेशियो। रेशियो है तो रेशियो इन्वॉल्विंग जिसमें मोमेंट आते हैं वो आपका हो जाएगा मोमेंट रेशियो। सो मोस्ट कॉमन रेशियोज आर बीटा 1, बीटा 2 एंड गामा 1। So beta 1 as a measure of skewness cannot tell us about the direction of skewness की positive है या negative. So this is the formula for beta 1 and this is the formula for gamma 1. And अगर beta 1 0 है तो distribution आपका होगा symmetrical. अगर less than 0 है तो distribution होगा आपका negatively skewed and greater than 0 है तो वो आपका होगा positively skewed. ये सब objective question में पूछा जाता है। और जो बीटा 2 है जिसे मेजर ऑफ कर्टिसिस भी बोलते हैं, वो शेप ऑफ द कर्व को बताता है एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो आपका उसका वैल्यू होता है 3। So next come to the curtices. So like skewness, this is also equally important in descriptive statistics of data distribution. So basically generally इन दोनों से skewness and curtices में काफ़ी confusion होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि दोनों ही similar ही हैं, difference क्या है। So basically skewness measures the symmetry of the distribution and curtices measures or determines the heaviness of the टेल्स। जो लेफ्ट और राइट जो टेल होती है वो कितनी हैवी है या कितनी स्प्रेड है वो आपका कर्टिसिस बताता है। सो इट डिफाइंस how heavily the tails of distribution differs from the normal distribution, क्योंकि normal distribution जो Gaussian distribution है उसको हम हमेशा reference लेके चलते हैं। So basically it identifies कि whether the tails of a given distributions contain extreme values, क्योंकि जितनी tails आपकी बड़ी होंगी उतनी ही extreme values आएंगी। extreme values मतलब left और right कहाँ तक वो आपका distribution आपका जा रहा है। So basically it measures the peak or flatness of a distribution. So peak आपका क्या होता है tallest part and tails are the end. So ये हो गया आपका peak tallest part और ये हो गए आपके end. Okay. तो एक और टर्म आती है एक्सेस कर्टिसिस। सो बेसिकली ये होता है कंपेयर करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो होता है आपका एक्सेस कर्टिसिस। सो बेसिकली इट इज़ अ मेजर दैट describe the size of the tail. So it helps determine how risk is involved in a specific investment. तो बेसिकली जो एक्सेस कर्टिसिस है दिस इज़ अ वैल्यूएबल टूल इन रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंस में ये बहुत यूज़ होता है। एंड ये बेसिकली बताता है कि जो टेल है ना आपकी कितनी स्प्रेड हो रही है, मीन्स कितना एक्सट्रीम तक जा रही है। तो कई बार क्या होता है जब मोस्टली ऑब्जर्वेशन है वो तो सेंटर या सेंटर के आसपास होते हैं, जब टेल बड़ी होती है तो वो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, तो वो आपका ये एक्सेस कर्टिसिस बताता है। एंड इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कर्टिसिस -3। 3 is the kurtosis value for normal distribution and it can be positive, negative or near zero, जिसे मेजोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक एंड प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन से भी हम जानते हैं। तो प्लेटी के केस में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्लैटर, मतलब पीक जो है वो ज़्यादा टॉल नहीं होगा एंड लाइटर एंड थिनर टेल्स होंगी एंड वैल्यू होगी लेस देन 3। लेप्टो के केस में पीक हाई होता है एंड हैवी टेल्स होती हैं, हैवी एंड फ्लैटर टेल्स होती हैं एंड वैल्यू होती है ग्रेटर देन 3। एंड मेजो के केस में जो इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली मेजो बोलो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलो और वैल्यू आपका 3 होगा। तो लाइक इन दिस फिगर आप देखेंगे कि प्लेटो के केस में पीक नहीं है, फ्लैटर है एंड लेप्टो के केस में हायर पीक है और जो नॉर्मल है वही आपका मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। So beta 2 जो है वो that measures kurtosis and explain the shape of the curve and normal distribution जिसे हम bell shaped curve भी बोलते हैं उसके लिए वैल्यू है 3 and here is the formula for calculation of beta 2 and same if it is greater than 3 it means it is leptokurtic, if it is less than 3 then it means it is platykurtic and equal to 3 के केस में ये हो जाएगा आपका mesokurtic distribution and this is the formula for gamma 2 and similarly आप देख सकते हैं फॉर गामा 2 के लिए भी ऑल 3 केसेस। सो यहाँ ये न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। यहाँ हमारा आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला
जो फॉर्मूला है मीन, मीडियन और मोड के लिए वो भी आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। सो दिस इज आप देख सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज है, x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले ये आपका हो गया टेबल। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, ए आपका जो ए है वो डिसाइड किया, सेंटर ऑफ द सीरीज होता है जो मैंने यहाँ पर 6 लिया है, तो 6 लिया है तो डी हम कैलकुलेट करते हैं x माइनस 6 x माइनस a। तो वैल्यूज आ गई, डी आया तो f इंटू डी ले लिया, f इंटू डी आया तो डी स्क्वायर कैलकुलेट किया क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है। जब डी स्क्वायर आया तो f इंटू डी स्क्वायर ले लिया। एंड साथ में जो भी फॉर्मूले में मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, एक समेशन f की, समेशन f इंटू डी की एंड समेशन f डॉट डी स्क्वायर की। इतना हमें सबसे पहले टेबल को रेडी करके रखना है। तो फर्स्ट स्टेप आता है मीन का, सो मीन इज इक्वल टू a प्लस एफ इंटू डी अपॉन समेशन ऑफ f। तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a दैट इज 6, f इंटू डी जो हमने कैलकुलेट किया है 480 एंड समेशन ऑफ f इज 350। तो हमने देखा कि मीन का वैल्यू आया 7.35। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे मोड। तो मोड क्या होता है, ये वैल्यू ऑफ x विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे 136 है, 136 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x है 8, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा 8। ही ऑब्जर्वेशन मेथड मैंने यूज किया है। सो नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने ये सभी वैल्यूज टेबल में ही कैलकुलेट कर ली थी, तो अभी सिर्फ हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है एंड देखेंगे कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया 1.33। तो अभी हमारे पास फॉर्मूले के लिए सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो डायरेक्टली वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज एंड वी कैन सी कि मेजर ऑफ स्क्यूनेस जो आया वो आया -0.5। ओके, तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जिसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप इजीली वे में कैलकुलेट कर पाएंगे। So these are the topics which we have covered from lecture 1 to 7 and lecture 8 जो अपना next lecture है उसमें हम discuss करेंगे correlation and regression. Thank you.